नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, एक ऐसा मैस्टाइटिस का केस हो जिसमें दूध बहुत कम हो गया है और चारों थनों से एक साथ जो है दूध कम होने के साथ साथ जो है वो खून भी आ रहा है, ब्लड टिंज्ड मिल्क आ रहा है, पिंक मिल्क आ रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे? और उस पर जब उसने कैल्शियम थेरेपी दे रखी हो और कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ दे रखी हों और उसके बाद भी ऐसा हो रहा हो। ठीक इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि एक भैंस है या एक गाय है जिसकी यूरिन में ब्लड आ रहा है, और उसको एंटी प्रोटोजुअल बेरनिल जैसी दवाई दी गई है, जिसको फास्फोरस दिया गया है और उसके बाद भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आप इसे किस चीज़ का केस समझेंगे? तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इन्फेक्शन की, एक ऐसा इन्फेक्शन जो जितना पशुओं के लिए ख़तरनाक है उतना ही ज़्यादा ये मनुष्यों के लिए, यानी कि ये जूनोसिस है, ये एक जूनोटिक डिजीज़ है जो मनुष्यों और पशुओं के बीच में ट्रांसमिट होती रहती है। और हम बात कर रहे हैं लेप्टोस्पायरोसिस की। तो क्या है ये लेप्टोस्पायरोसिस? लेप्टोस्पायरोसिस की चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेप्टोस्पायरोसिस एक जूनोसिस है। जब कभी बाढ़ आती है और शहरों में या गाँवों में, तो लेप्टोस्पायरोसिस के केस इंसानों में बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। ये कहाँ से आते हैं? लेप्टोस्पायरा से ग्रसित कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने यूरिन में लेप्टोस्पायरा को सिक्रीट करता रहता है। कई बार वो बीमार है तब भी और कई बार वो बीमार होने के काफ़ी दिन बाद। और रोडेंट्स जो चूहे हैं, चूहों के यूरिन में, इनके जो एक्सक्रीटा में जो है इस तरह का लेप्टोस्पायरा जो है ये काफ़ी मात्रा में ये सिक्रीट करते रहते हैं। और जब बाढ़ आती है तो ये सब पानी में मिल जाता है और फिर जो उसके कांटेक्ट में आता है, जिसकी स्किन सॉफ्ट स्किन है, गीली है बड़ी देर रहने के कारण, या म्यूकस मेम्ब्रेन के टच में आ गया है, कोई कट लगा है, तो वहाँ से लेप्टोस्पायरा स्किन के थ्रू एंट्री कर लेता है और फिर वो डिजीज़ हो जाती है इंसानों में। जानवरों में भी ऐसा ही होता है। बारिश के दिनों में मैं देखता हूँ हर साल कुछ भैंसें या कुछ गाय ऐसी होती हैं जो अचानक बारिश में भीगी और आसपास पानी में गीले में बंधी रहीं, और उसके बाद क्या होता है, उनकी यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है। और जब हम उन्हें कोई ठीक ठाक सा एंटीबायोटिक देते हैं तो पहले ही दिन से वो ब्लड आना बंद हो जाता है। तो वो क्या है? वो लेप्टोस्पायरा है। अब लेप्टोस्पायरा का सबसे पहला सिम्टम क्या है, जो सबसे पहले हम देखते हैं? जब लेप्टोस्पायरा किसी कैटल या बफेलो में, किसी हमारी गाय भैंस में एंट्री करता है, तो उसके एंट्री के बाद जब ये 5-7 दिन बाद सबसे पहला लक्षण आता है वो होता है मिल्क ड्रॉप सिंड्रोम, दूध का कम हो जाना। दूध अचानक कम हो जाता है तो आदमी सोचता है कि जाने क्यों ये दूध कम हो गया। पशुपालक इस बात के लिए परेशान होता है और थैलेला जैसा कोई उसमें लक्षण नहीं आता है। कई बार दूध इतना कम हो जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी जो है कोलेस्ट्रम जैसी हो जाती है, जो खीस या जो पहला दूध आता है ब्याने के बाद वैसा दूध दिखाई देने लगता है। और सबसे ख़ास बात, एक पहचान लेप्टोस्पायरा की ये होती है कि थनों के चारों थनों से ब्लड आने लगता है। अगर एक थन से ब्लड आ रहा है तो आप ये ना सोचें कि वो लेप्टोस्पायरा है। अगर लेप्टोस्पायरा इन्फेक्शन होगा तो उसके चारों थनों से ब्लड आना शुरू होगा। जो चारों थनों से हम दूध निकालेंगे वो ब्लड टिंज्ड होगा। तो यानी वो लेप्टोस्पायरा का केस है, हमें क्लियर समझ लेना चाहिए। और कई बार दूध में भी ब्लड आ रहा है और यूरिन में भी ब्लड आ रहा है, तो ये श्योर शॉर्ट बात है कि ये लेप्टोस्पायरा यहाँ पर मौजूद है। लेप्टोस्पायरा का वैसे तो बहुत कई बार हल्का इन्फेक्शन होता है जिसमें क्लिनिकल साइंस नहीं आते हैं, लेकिन मिल्क ड्रॉप सिंड्रोम, मैस्टाइटिस और हीमोग्लोबिनूरिया ये अक्सर देखने को मिलता है। साथियों, लेप्टोस्पायरोसिस के एक फ़ीचर पे हमने बात की, वो थी मैस्टाइटिस, और दूसरा फ़ीचर क्या है? एबॉर्शन। लगभग मिड से एंड तक की प्रेगनेंसी में इसका खतरा होता है। अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन नहीं देखा जाता है जनरली, यानी हम ये कहें कि छठे महीने से लेकर 9वें महीने तक, 10वें महीने तक जो है इसका ज़्यादा खतरा होता है अबॉर्शन का। अगर इसको इन्फेक्शन हो गया तो 5-7 हफ्तों में, 10 हफ्तों में
एबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं। और कई बार अगर किसी डेयरी फार्म पे लेप्टोस्पायरा की कुछ ऐसी स्पीसीज़ का इन्फेक्शन हो गया, उनके कुछ ऐसे सीरोवार्स का इन्फेक्शन हो गया, तो एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। आए दिन किसी न किसी पशु का एबॉर्शन होता रहता है। क्यों? क्योंकि लेप्टोस्पायरा जो है ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, खासकर रीनल किडनी के इलाके में अपना वो घर बना लेता है और वो यूरिन के रास्ते सिक्रीट होता रहता है। तो एक पशु इन्फेक्ट होगा, दूसरा पशु इन्फेक्ट होगा, और जिसकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी वो लेप्टोस्पायरोसिस से ग्रसित हो जाएगा, उसमें इसके लक्षण आने लगेंगे। अब मान लीजिए हमने लेप्टोस्पायरा पहचान तो लिया कि भाई हमें, हमारे पशु को लेप्टोस्पायरा का इन्फेक्शन हो गया है, तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे? तो इसका ट्रीटमेंट, इसका डायग्नोसिस अगर आपको पता है, आप ये जान रहे हैं कि बीमारी कैसे हो रही है, उसको करने वाला ऑर्गेनिज्म आप जान गए, वो किस तरह से फैला ये आप जान गए, तो इसका उपचार बहुत आसान है। जो एंटीबायोटिक्स कॉमनली अवेलेबल हैं वो लगभग सभी जो होते हैं लेप्टोस्पायरा पर वर्क करते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, खासकर लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है, जो 20 mg पर kg बॉडी वेट पे दिया जाता है, उसका भी असर अच्छा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन भी जो है लेप्टोस्पायरा पर अच्छा काम करती है। और सेफ्टियोफॉर्सोडियम जो लेटेस्ट दवा है, सेफ्टियोफॉर्सोडियम का भी इस पर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। तो इन एंटीबायोटिक्स को देखकर हम लेप्टोस्पायरोसिस को उसी समय पर समाप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज की मेरी चर्चा इतनी थी। आप लोग लेप्टोस्पायरोसिस को जानें और अपने पशुओं को ही नहीं, अपने आप को भी लेप्टोस्पायरोसिस से बचा कर रखें। धन्यवाद, नमस्कार।